जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट का आज का पहला जो प्रश्न है वो ये है कि झारखंड राज्य में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर कितनी बैंकिंग शाखाएं उपलब्ध हैं। तो झारखंड में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 8.16 बैंकिंग शाखाएं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न जो है वो जनगणना 2011 से और झारखंड से संबंधित है। मैं कोशिश करूंगी इसके आंसर ही आपको कराते जाने की, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको आसानी से याद भी हो जाए। इस प्रश्न के माध्यम से आप इन चीजों को सीखेंगे कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है, अल्पसंख्यक कितने प्रतिशत है और अन्य कितने प्रतिशत है। चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर मैच करना है। तो ये क्या है, अनुसूचित जनजाति झारखंड में कितना है, तो ये है 26.21%। कितना है, तो 26.21% अनुसूचित जनजाति है और जनगणना 2011 के आधार पे। वहीं झारखंड में अनुसूचित जाति कितना है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 12.08%। वहीं अल्पसंख्यक झारखंड में कितने प्रतिशत है, तो ये है 19.12% अल्पसंख्यक है और अन्य कितने हैं, तो 42.59% अल्पसंख्यक अन्य में आते हैं। तो ये हो गया कुछ ऐसे आंकड़े जो जनगणना 2011 से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सिंगल भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी दिया जा सकता है। मकसद मेरा इस तरीके का प्रश्न कराने का इसलिए रहता है ना, क्योंकि एक ही प्रश्न में अधिक जानकारी आपको मिल जाती है। अब देखिए इस प्रश्न के माध्यम से आपको कितनी जानकारी मिलती है। इसमें मैंने झारखंड में जो आदिम जनजातियां हैं उनसे संबंधित मैंने यहाँ प्रश्न किया है कि झारखंड राज्य में किस आदिम जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है और कौन सी आदिम जनजाति का प्रतिशत सबसे कम है। तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं। तो झारखंड में कुल 8 आदिम जनजातियां निवास करती हैं। इसी में सबसे अधिक प्रतिशत किसकी है और सबसे कम किसकी है, ये आपको बतानी है। तो सबसे अधिक आदिम जनजाति है मालपहाड़िया की जनसंख्या आदिम जनजातियों में सर्वाधिक है। और सबसे कम किसकी है, तो ये है बिरजिया कितना है कुल आदिम जनजातियों में, तो ये 2% है मात्र। उसके बाद आता है स्थान सबर का। और ये सब नाम भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ, वो इसलिए कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो आदिम जनजाति झारखंड में निम्न में से कौन सी ऐसी आदिम जनजाति है या नहीं है। तो ये आप ना जब तक आप इन सब नाम को याद नहीं रखिएगा तब तक आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब याद भी करते हुए चलिएगा और इनके प्रतिशत भी याद करते हुए चलेगा। ये तो आप, मुझे नहीं लगता है कभी आप भूलेंगे कि मालपहाड़िया सबसे अधिक है और बिरजिया सबसे कम है। तो बिरजिया कितना है, तो मात्र 2% है। सबर कितना है, तो मात्र 3% है। बिरहोर कितना है, तो मात्र 4% है। फिर असुर का स्थान आता है 8% है। फिर परहिया जो है ये 9% है। कोरवा कितने हैं, तो 12% है। सौरिया पहाड़िया कितना है, तो 16% है। और अंत में आता है मालपहाड़िया सबसे अधिक 46%। तो आपने सभी आदिम जनजातियों के बारे में जाना। अब आपको मैं बताऊंगी जो अगला जो प्रश्न है ये योजना से संबंधित है। झारखंड में जेपीएससी का जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है तो उसका जो पहला प्रश्न पत्र, पहला जो एग्जाम होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसका दूसरे प्रश्न पत्र में योजना से लगभग 6-7 प्रश्न आएंगे। तो योजना से मैंने प्रश्न यहाँ लिया है। फिर इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो साहित्य और साहित्यकार से हैं, तो मतलब आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो योजना से जो प्रश्न है वो है शहीद विकास ग्राम योजना। तो शहीद ग्राम विकास योजना से संबंधित निम्न कथनों, मतलब सही कथन का चुनना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कोशिश मैंने किया है एक ही प्रश्न में सारी जानकारी आपको दे दूं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपको दिक्कत ना हो, मतलब याद हो जाए आपको। कोई क्वेश्चन सिंगल भी पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं। अब देखिए अगला ये जो कथन है सबसे पहला कि इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2017 को तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अमित शाह के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला जो कथन है वो है कि इसकी शुरुआत खूंटी जिला के अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से हुई थी। तो ये जो योजना है शहीद ग्राम विकास योजना, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो खूंटी जिला के उलिहातू गांव से। और ये किसका गांव है, तो बिरसा मुंडा का ये जन्म स्थान है उलिहातू, यहां से किया गया था। अगला कथन है कि इसमें बिरसा मुंडा, गया मुंडा, बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, नीलांबर पीतांबर, इन सभी के गांव में जलापूर्ति,
सौर विद्युतीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो इस योजना का उद्देश्य भी आपने जाना, कब शुरू हुआ ये जाना, और फिर कहाँ से शुरू हुआ ये जाना, और ये सारे कथन सही हैं। तो यही आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। तो ये सभी कथन सही हैं, तो इस सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी योजना से ही है। अभी देखते हैं अगला प्रश्न, कल्याण गुरुकुल से है। हाँ, कल्याण गुरुकुल से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब क्या है ये कल्याण गुरुकुल, इसके बारे में आपको जानकारी इसी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न से हो जाएगी। तो यह प्रेझा फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। गुरुकुल एक मल्टी ट्रेंड स्किल डेवलपमेंट केंद्र है। यहाँ पर पिछड़े वर्गों या समुदायों को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उपाय किए जाते हैं कि कैसे उनका रोजगार बढ़े। फिर प्रेझा फाउंडेशन के द्वारा कितने गुरुकुल केंद्र चलाए जा रहे हैं, तो 22 गुरुकुल केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट तथा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये जितने भी कथन है ये सभी कल्याण गुरुकुल से संबंधित हैं और ये सभी सही हैं, सभी कथन सही हैं। तो ये क्या फ्लैगशिप कार्यक्रम है कल्याण गुरुकुल, किसका, तो प्रेझा फाउंडेशन का। ये क्या करते हैं, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का, या फिर उनसे रोजगार के कार्यक्रम की शुरुआत, या फिर रोजगार के अवसर में वृद्धि के उपाय यहाँ पर किए जाते हैं। इसके थ्रू 22 गुरुकुल केंद्र चलाया जा रहा है। यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं। एसटी, एससी और जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी महिलाओं को, उनके युवाओं को तो कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और रोजगार के अवसर भी उनको दिए जा रहे हैं इस फाउंडेशन के द्वारा। तो आपने जाना कल्याण गुरुकुल के बारे में। अब अगला जो प्रश्न है ये है साहित्य और साहित्यकार से। तो मैंने आपको बताया कि 5-6 प्रश्न ऐसे होंगे जो साहित्यकार से आएंगे। तो आज का पहला जो प्रश्न है जो साहित्य और साहित्यकार से है, ये खोरठा शिष्ट साहित्य से है कि खोरठा शिष्ट साहित्य की रचना किसने की। तो किसने की थी खोरठा शिष्ट साहित्य की रचना, तो ये की थी भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको शॉर्ट में क्या मतलब उनका उपनाम व्याकुल भी है। व्याकुल के नाम से भी इनको जाना जाता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इन्होंने ही खोरठा शिष्ट साहित्य की रचना की थी। 1947 ईस्वी के पहले जब आजादी मिली थी भारत को, तो उसके पहले ही खोरठा शिष्ट साहित्य की रचना शुरू हो गई थी। और इसकी रचना किसने की थी, रचना की गई थी, तो ये की थी भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने। अगला प्रश्न श्रीनिवास पानुरी जी से है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा श्रीनिवास पानुरी की रचना नहीं है। देखिए ये जो ब्लैंक हो जाता है बोर्ड, तो ये इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से होता है। मैंने टेक्निकल टीम से बात की थी तो उन्होंने बताया था नेट के वजह से। अब देखिए यहाँ पे मैं जब लिखूंगी तो अभी लिख दी और थोड़ा देर के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आपके कंप्लेन रहते हैं, तो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा होता है। अब देखिए क्या निम्न में से कौन सा श्रीनिवास पानुरी की रचना नहीं है, तो ये बताना है नहीं है। तो मेघदूत है, दिव्य ज्योति है, झींगा फूल है, लेकिन खोरठा सहित सदानिक व्याकरण जो है ये नहीं है। ये किन की रचना है, तो एक झां की रचना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए श्रीनिवास पानुरी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो मेघदूत इन्होंने लिखी है, दिव्य ज्योति इन्होंने लिखी है, बाल्कीकरण इन्होंने लिखी है, मातृभाषा, चामी कोठी और झींगा फूल, ये सभी रचनाएं जो हैं श्रीनिवास पानुरी जी की हैं। लेकिन खोरठा सहित सदानिक व्याकरण की रचनाकार कौन है, ए.के. झा है, और समजेक सजईत निसईन भी ए.के. झा की ही रचना है। तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो ए.के. झा की रचना है। अगला जो प्रश्न है वो है कि नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा, ये क्या है, तो नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण है। अब इसके रचनाकार कौन है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ, मैंने आधा ही पढ़ा है। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, ये पूरा हो गया। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं E.H. विटली, इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के द्वारा गठित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड सरकार ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया, तो उससे संबंधित जो कथन है उस पर आपको विचार करना है। तो देखिए पहला जो कथन क्या है वो है चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन, माफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं, चैम्बर ऑफ फार्मर्स। चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन का उद्देश्य कृषकों एवं व्यापारियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करना
एवं मार्केट, एक मिनट, ये जो किसान होते हैं उनके और व्यापारियों के बीच में अच्छे संबंध को स्थापित करना, चैम्बर ऑफ फार्मर्स, और लीकेज की संभावनाओं को बढ़ाना है। फिर अगला जो कथन है वो है कि चैम्बर और फार्मर्स के गठन के फलस्वरूप कृषक समूह विकसित होंगे और राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास हो सकेगा। तो लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर और फार्मर्स जो है उसका गठन किया गया, और फिर कृषकों के समूह जो है उसको विकसित करना, फिर कृषकों को अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, किसान को जो भी उनके उपज है उसका सही मूल्य उनको मिल सके, और कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग इकाई जो होता है उनकी स्थापना करना है। इस हेतु आने वाले जो वित्तीय वर्ष 2021-22 इसमें 7 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जितने भी कथन मैंने बताए हैं वो चैम्बर ऑफ फार्मर्स से संबंधित ये सभी सही हैं। कृषक और व्यापारियों के बीच में आपसी मतलब सही तरीके से समन्वय स्थापित करना है, कृषकों का विकास करना है, कृषक समूह का विकास करना है, फिर लघु उद्योगों का विकास करना है, और इसके थ्रू बजट में भी इसका उपबंध 7 करोड़ रुपए का बजटीय 7 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध भी किया गया है 2021-22 के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी साहित्य और साहित्यकार से ही हैं या फिर भाषा से। क्या है ये? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत रखा है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने नागपुरी भाषा को किस बोली के अंतर्गत रखा है? तो जो भोजपुरी भाषा है इसकी भोजपुरी भाषा के उपबोली के अंतर्गत रखा है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी भाषा को अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा है। तो ये अब अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत नागपुरी भाषा को रखा है किसने? तो श्रवण कुमार गोस्वामी ने। तो इसमें आपको बताना है कि क्या कौन से कथन सही है। कथन 1 और 2 आपने देखा, तो केवल कथन 1 सही है या फिर केवल कथन 2 सही है या फिर दोनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो कि ये जो दोनों कथन है वो दोनों सही है। एक बार और मैं रीड कर देती हूँ, देखिए जो सही कथन है आप उसको याद कर जाइए। तो जो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को, जो नागपुरी भाषा है उसको भोजपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत रखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जो नेक्स्ट कथन है श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी भाषा को अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा है। तो सिंगल भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरीके के प्रश्न देने का मकसद यही होता है कि एक प्रश्न में प्रैक्टिस सेट है ना, तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी एक ही प्रश्न में मिल जाए। अब अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा का पहला ज्ञात कवि किसे माना जाता है? तो नागपुरी भाषा का पहला ज्ञात कवि जो है वो है रघुनाथ नृपति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। अब सही कथन आपको चुनना है। सबसे पहला है 1938 ईस्वी में झारखंड मासिक पत्रिका का प्रकाशन श्री ईश्वरीय प्रसाद सिंह के द्वारा आरंभ किया गया। 1940 में आदिवासी सकम तथा 1941 में इग्नेश कुजूर की पुस्तक झारखंड दो मुहाना प्रकाशित हुआ। 1947 में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके सभी कथन सही हैं। 1938 ईस्वी में झारखंड मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था 1938 में। और किसने शुरुआत किया था? तो ईश्वरी प्रसाद सिंह ने। 1940 में आदिवासी सकम तथा 1941 में इग्नेश कुजूर की पुस्तक झारखंड दो मुहाने, ये दोनों प्रकाशित हुए। फिर 1947 में आदिवासी पत्रिका का भी प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो ये सभी कथन जो है इसके ये सही हैं। अगला जो प्रश्न है कि वो है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके ये पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति जो आपको पढ़ने हैं जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, तो ये उससे संबंधित है। तो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके उपायुक्त के स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया जाता है जब अनैच्छिक विस्थापन से प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 या उससे अधिक। देखिए जब कोई उद्योग स्थापित हो रहा है कहीं पर, ठीक है, तो इसके लिए आवश्यकता होता है जमीन का।
जमीन कहाँ से मिलेगा? तो मान ली, और थोड़ा बहुत जमीन का आवश्यकता नहीं होता है, बहुत सारा जमीन का, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया का आवश्यकता होता है। तो इतने बड़े एरिया में कोई तो रहते होंगे, तो कुछ जो लोग निवास यहाँ पर करते हैं तो इनको यहाँ से विस्थापित किया जाता है एक जगह, मतलब यहाँ से, अब चूंकि यहाँ पे तो फैक्ट्री लगने वाले हैं तो अब इनको हटा करके इनको दूसरे जगह पर इनको बोला जाता है कि आप ये जगह ले लीजिए और यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाले हैं, आप कोई कल कारखाने या कोई परियोजना आने वाली है। तो ये विस्थापन जो हो रहा होते हैं, तो ये एक कभी कभार होता है जो इच्छा से होता है। हाँ, लोग जो शैक्षिक विस्थापन हो गया, सभी लोग मान लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी विस्थापन जो होता है वो अनैच्छिक हो जाता है। जो वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे वहीं रहना है। तो अनैच्छिक विस्थापन ये हो गया जिसकी इच्छा नहीं होती वहां पर छोड़ने की। तो यह यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना को जारी करके उपायुक्त के स्तर के किसी अधिकारी को, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि उपायुक्त के स्तर का होता है। तो उसको राज्य सरकार जो है वो उसको नियुक्त करती है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। उनको पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक बनाया जाता है। और जब विस्थापन कब बनाया जाता है इस तरीके से, तो जब विस्थापन जो होता है, विस्थापन से प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी हो, 100 हो या फिर 100 से अधिक हो। जहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर 100 परिवार ऐसे हैं जो विस्थापित हो रहे हैं या 100 प्लस ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित हो रहे हैं। अगर इससे कम होते हैं तो आवश्यकता नहीं होती है पुनर्वास और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक की, जो कि उपायुक्त के स्तर के होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अनैच्छिक विस्थापन 100 या 100 से अधिक परिवारों की हो रही है तो ऐसे में ऐसे प्रशासक की आवश्यकता हो जाती है। तो 100 या उससे अधिक अगर अनैच्छिक हो रहा है तो विस्थापन। तो आपने समझा इस प्रश्न के आंसर को? पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम से था। यही चीज यहाँ पर व्याख्या में भी दिया हुआ है। अब ये अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम से। कल के क्लास में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत अनैच्छिक विस्थापन की संभावना अगर है तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थान को प्रभावित क्षेत्र घोषित होना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों के अंदर। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा समझने का। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत जो अनैच्छिक विस्थापन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसकी संभावना हो रही है कि वहां के लोग जो हैं वही, उनकी इच्छा नहीं है वहां से हटने की, तो ऐसे परिस्थिति में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति जब हो जाती है कि नहीं, आप भेजा जाता है वहां प्रशासक को कि जाके देखिए कि किस तरीके, अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री आ रही है, अगर वहां से विस्थापन हो रहा है तो फैक्ट्री से जितना लाभ ना हो उससे कई गुना हानि हम लोग को विस्थापन से हो जाए, तो ऐसे फैक्ट्री लगाने से क्या फायदा। तो इसलिए इस तरीके का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और भी बहुत सारे हैं क्राइटेरिया जिस कारण से ये सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति होती है। तो कितने दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थान को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता। अब लोग चाह नहीं रहे वहां से हटना, तो उस जगह को क्या घोषित कर दिया जाएगा, तो प्रभावित क्षेत्र। तो किस तरीके से माध्यम क्या है, तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद 15 दिनों के अंदर उसको प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि नहीं, यहाँ के लोग तैयार नहीं है, या फिर यहाँ का पर्यावरण जो है उसको भी बचाना है, यहाँ पर्यावरण का हानि होगा, लोगों को परेशानी होगी, तो उसके लिए उसको प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है 15 दिनों के अंदर ही। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को करेंगे, इसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। ये सारे प्रश्न मेरे वो हैं जो कि मैंने टेस्ट में ले रखे हैं, धुरीना पर मैंने टेस्ट लिया था, उसी टेस्ट के सारे प्रश्न हैं। तो मेरे जिन मित्रों ने टेस्ट दिया होगा तो उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। बहुत ही जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट में झारखंड जीके का क्विज लेकर के आ रही हूँ, जो कि धुरीना ऐप के माध्यम से ही होगा, बिल्कुल फ्री होगा। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कि एक ऐसे फैमिली से आते हैं जिनको पेमेंट नहीं और वो टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये शुरू कर रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होगा ये, जिसमें आप पार्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।